नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर दिल्ली से। पीएम मोदी ने अहम बैठक बुलाई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बैठक होगी। बैठक में कोरोना के खिलाफ नई पहलुओं पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। अक्टूबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे अहम मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। महामारी से निपटने के लिए अब तक कई कदमों पर का रिव्यू हो चुका है। बताया जा रहा है कि बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव, नीति आयोग भी शामिल होंगे। इस दौरान कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए नई पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना के खिलाफ नई पहल कैसे की जाए, कैसे इससे बचा जाए, किस तरह के कदम उठाए जाएं, क्या कुछ एहतियात बरते जाएं, रणनीति तैयार की जाएगी। इसी को लेकर यह बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आशंका जताई जा रही है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसी को लेकर एहतियात के तौर पर पहले ही क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाएं, इस पर मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग के अधिकारियों को बैठक में बुलाया है। दरअसल अक्टूबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसी के तहत ये बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अहम बैठक बुलाई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ये बैठक होने जा रही है। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ तैयारियां होगी इससे निपटने के लिए, कोरोना से बचने के लिए। आपको बता दें कि दूसरी लहर में काफी लोगों की जान चली गई थी और अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। मुरादाबाद आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सुबह 10 बजे भदासना हवाई पट्टी पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 2 एक्सपोर्ट फैक्ट्री जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। विजन और एंग्लो एक्सपोर्ट में विजिट करेंगी राज्यपाल। मुरादाबाद के बाद अलीगढ़ के लिए रवाना होंगी। तो आज सुबह 10 बजे भदासना हवाई पट्टी पर पहुंचेंगी राज्यपाल और राज्यपाल जब यहां आएंगी 10 बजे तो यहां पर उनकी अगुवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि आज मुरादाबाद का कार्यक्रम है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भदाना हवाई पट्टी पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे मुरादाबाद का कार्यक्रम है उनका और सुबह 10 बजे यहां पर उनके पहुंचने का वक्त है। तो आज मुरादाबाद पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगी। आज सुबह 10 बजे भदासना हवाई पट्टी पहुंचेंगी राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यक्रम है मुरादाबाद का। हालांकि ये कार्यक्रम और क्या क्या हो सकता है ये अभी नहीं पता चल पाया है। खबर आप प्रयागराज से। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आयोग ने एपीएस 2013 की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। दोबारा कराई जाएगी एपीएस 2013 की भर्ती परीक्षा। परीक्षा में गड़बड़ी मिलने पर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। आवेदन वाले सभी अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिया जाएगा। ओवर एज हो चुके अभ्यर्थी भी परीक्षा दे सकेंगे। कुल 176 पदों के लिए फिर से परीक्षा कराई जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले से ही रोक लगा रखी है। अभ्यर्थियों का आरोप है, आयोग पर आरोप लगाए हैं। सीबीआई जांच से बचने के लिए परीक्षा रद्द करने का आरोप लगाया है अभ्यर्थियों ने।
तो दोबारा कराई जाएगी 2013 की परीक्षा, जो रोक लगा दी गई थी। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आयोग ने एपीएस 2013 की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। आलोक मालवीय संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आलोक, ये तो सीबीआई ने केस दर्ज किया था यूपी लोक सेवा आयोग से, जो परीक्षा 2013 की थी, वो अब कैसे क्या कुछ है और कैसे परीक्षा होनी है, ये बताएं। जी अमृता, देखिए पीसीएस 2013 की जो परीक्षा है उसे लोक सेवा आयोग ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह बड़ा निर्णय लेते हुए अपर निजी सचिव 2013 की भर्ती परीक्षा को निरस्त किया है। भर्ती में नियम के विरुद्ध टाइप टेस्ट व शॉर्ट हैंड में 8% की छूट देने व धांधली का आरोप लगा था, जिसको लेकर सीबीआई इसकी जांच कर रही थी। लोक सेवा आयोग ने 2013 में पीसीएस की 176 पदों की परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। अब इस विज्ञापन को लोक सेवा आयोग फिर से जारी करेगा और तरह तरह के जो आरोप लग रहे हैं लोक सेवा आयोग जैसी संस्था पर, उसे साफ करने की कोशिश करेगा और नए सिरे से फ्रेश भर्ती के लिए परीक्षाएं फिर से आयोजित की जाएंगी। जी आलोक, यहाँ अभ्यर्थी लेकिन नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मामला सही तरीके से देखा नहीं गया, इसी वजह से परीक्षा निरस्त किया गया, जांच सही तरीके से नहीं की गई है, ये आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पीसीएस की परीक्षा हमेशा से होती रही है, वो विवादों में रही है। जो परीक्षार्थी पास करके निकल जाते हैं, वो चाहे जिस भी तरह से निकले, उनको लगता है कि अब मुझे नौकरी मिल जाएगी, अब मैं काम करूंगा देश के लिए, प्रदेश के लिए। लेकिन जिन परीक्षार्थियों की नौकरी नहीं लग पाती, जो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, वह इस तरह के आरोप पहले भी लगाते रहेंगे। तो जो परीक्षाएं होती हैं उसमें आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहता है। लेकिन जब सीबीआई ने परीक्षा के पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उसके बाद लोक सेवा आयोग ने यह कड़ा निर्णय लिया है और इसके बाद अब फिर से नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन जो पुराने छात्र हैं उनको उम्र में छूट भी दी जाएगी। तो ये काफी अहम निर्णय लोक सेवा आयोग ने लिया है। जी, राहत की भी बात है आलोक। बहुत बहुत धन्यवाद उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी उम्र निकल चुकी है, उनको भी राहत दी गई है। देश भर में जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। मोदी सरकार जहां पहले ही साफ कर चुकी है कि वो जातिवार जनगणना नहीं कराने वाली, तो वहीं विपक्ष भी अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी तो जनगणना का बहिष्कार करेंगे। इसी कड़ी में अब सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़े वर्ग के लोगों से जनगणना में सहयोग न करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जातिवार जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती कि पिछड़ों को उनका हक ना मिले। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये बातें कही है। उन्होंने लिखा है कि पिछड़े समाज की जातिवार जनगणना कराने से भाजपा आरएसएस इतना डर क्यों रही है। प्रधानमंत्री जी खुद पिछड़े वर्ग का होने का दम भरते हैं, पिछड़ों की जातिवार जनगणना कराने से डर जाते हैं। आखिर भाजपा सरकार जाति के हिसाब से पिछड़ों की गिनती क्यों नहीं कराना चाहती। खबर लखनऊ से। यूपी में आज से प्राइमरी स्कूल खुल सकेंगे। क्लास 6ठी से 8वीं तक स्कूल खुलेंगे। 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में क्लासेस होंगी। एक शिफ्ट में क्लास में बैठ सकेंगे 50% छात्र। इंटरवल में क्लास नहीं करना होगा। लंच क्लास में ही लंच होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई होगी। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा। स्कूल नहीं आने वाले बच्चे घर से पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। वो माता पिता जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्कूल जाएं इस कोरोना काल में, उनके लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। खबर कानपुर से। लापरवाही बरतने पर पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। चकेरी एसएचओ लाइन हाजिर किए गए हैं। जाजमऊ चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए गए हैं। लापता शख्स की गुमशुदगी न दर्ज करने पर कार्रवाई हुई है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने भी कार्रवाई की है। मामले की जांच एडीसीपी स्टेट सोमेंद्र मीणा को सौंपी गई है। तो पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कार्रवाई की है। दरअसल मामले की जांच एडीसीपी ईस्ट सोमेंद्र मीणा को सौंप दी गई है और लापरवाही बरतने का मामला है। इसी को लेकर पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है।
चकेरी एसएचओ लाइन हाजिर किए गए हैं। जाजमऊ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। लापता शख्स की गुमशुदगी न दर्ज करने पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल एक शख्स लापता हो गया था और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए परिजन थाने गए थे। गुमशुदगी जब दर्ज नहीं हुई, इस पर शिकायत की गई और अब लापरवाही बरतने के मामले में पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर किया है। पुलिस कर्मियों को एडीसीपी ईस्ट सोमेंद्र मीणा को ये मामला सौंप दिया गया है। दरअसल लापरवाही का मामला बन रहा है इन पुलिस कर्मियों पर। चकेरी एसएचओ जिसे लाइन हाजिर कर दिया गया है, जाजमऊ चौकी के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। तो लापता शख्स की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। दरअसल एक शख्स लापता हो गया था और रामजी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। रामजी शर्मा, ये जो पुलिसकर्मी हैं इन पर लापरवाही का आरोप लगा है, उनकी क्या हुआ था जो इन्होंने लापरवाही बरती थी? ये पूरा चकेरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। ये यहाँ पर एक शख्स था, एक युवक है, ये पिछले कई दिनों से गायब था, जिसको लेकर के परिजनों ने लगातार चौकी और थाने चक्कर लगाया था कि गुमशुदगी दर्ज है और जो लापता व्यक्ति है उसको जल्द से ढूंढा जा सके। लेकिन पूरे मामले में कई बार तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने चौकी इंचार्ज विनोद जायसवाल और थाना इंचार्ज अमित तोमर लगातार उसको सरकार जिसको लेकर परिवार वालों ने डीसीपी पूर्वी अनूप कुमार सिंह से मिले और पूरे मामले से अवगत कराया। जब डीसीपी अनूप कुमार सिंह ने अपने स्तर पर मामले की जांच कराई तो मामला सही पाए जाने पर अमित तोमर को लाइन हाजिर कर दिया गया और जबकि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही पूरे मामले की एडिशनल डीसीपी को मामले की जांच की बात कही है कि जांच की रिपोर्ट आने पर और जो विभागीय कार्रवाई है वो थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया उन पर की जाएगी। जी रामजी शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। संदिग्ध परिस्थिति में युवक ने खुद को गोली मारी है। पारिवारिक कलह के चलते युवक ने खुदकुशी की है, ये कहा जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वाकई उसने खुदकुशी की है। मौके पर पुलिस पहुंची है, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई ये खुदकुशी है या कुछ और मामला है। कोतवाली इलाके के खतराना मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक ने खुदकुशी की है, खुद को गोली मार ली है युवक ने। किस वजह से खुदकुशी की है इस युवक ने, ये पता नहीं चल पाया है। परिजनों से बातचीत कर पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या वाकई ये खुदकुशी का मामला है या मामला कुछ और है। तो फर्रुखाबाद में एक शख्स ने खुद को गोली मार ली, युवक ने आत्महत्या कर ली, ये कहा जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है, लोगों से बातचीत कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या हुआ था घर में या फिर किसी और से कोई बात हुई थी, ये पता करने की कोशिश कर रही है पुलिस। फर्रुखाबाद का ये मामला है, परिजनों से बातचीत की कोशिश भी कर रही है पुलिस और जानकारी हासिल कर रही है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। संभल में गुरुद्वारा के सेवादार अफगानिस्तान से अपने गांव लौटे हैं, जिसके बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं अफगानिस्तान से लौटे शुभम सिंह ने तालिबानियों की दहशत की कहानी को बयां किया है। हमारे संवाददाता ने शुभम सिंह से खास बातचीत की। हम लोग उत्तर प्रदेश के संभल में हैं और ये थाना रकासे के बतावली गांव है, जहां पर अफगानिस्तान में फंसे हुए जो शुभम सिंह मेरे साथ है, जहां फंसे हुए थे तालिबान आने के बाद वहां पर जिस तरह से पूरी दुनिया में तहलका सा मचा है। फिलहाल मेरे साथ है, क्या हालात उस टाइम रहे और किस तरह से वहां से निकल के आए। सर, क्या नाम है आपका? शुभम सिंह जी, जिस तरह से वहां से तालिबान ने पूरी हुकूमत की है, अपने सर वहां रहते थे, क्या हालात रहे और किस तरह से आप यहाँ आए, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पे कोई उनकी हुकूमत नहीं, वो फायर कर रहा है ऊपर को नीचे को, बाकी कुछ ही आवाम को कोई गोली नहीं मार रहा है। बाकी भारतीय सेना, भारतीय के जो लोग हैं उन्हें भी निकालना चाह रहे हैं और बाकी अमेरिकन के जो लोग हैं उन्हें भी निकालना चाह रहे हैं। बाकी किसी को कोई वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो मतलब असले बारूद बिल्कुल बर्बाद करना चाह रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, डर भय बैठाना चाह रहे हैं। करीबन अफगानिस्तान की जो
आवाम है वहाँ की 3-4 हजार, वो एयरपोर्ट के आगे बैठी हुई है, वो बाहर निकलना चाहती है, पता नहीं क्या बात, लेकिन तालिबान किसी को नहीं गोली मार रहा, ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। सर आप वहाँ से आए, कितने साल वहाँ रहे? और सर मैं 9 अगस्त को गया था, करीबन 14 अगस्त को उनका कब्जा हो गया था, लेकिन मैं निकलने के कई मौके देखे मैंने, लेकिन मैं आज अपने घर सुरक्षित बैठा कौन हूँ। कौन और आपकी फैमिली के कितने लोग आए? सर हम 2 दिन आए हुए हैं, एक हमारे चाचा बात, वो अपने आप आ जाएंगे। क्या काम करते थे वहाँ पर? सर गुरुद्वारे में सेवा करता था। क्या मैसेज देना चाहते हैं जिस तरह से आप वहाँ से निकल के आए हैं? पूरी क्या दिक्कत आए? सर हम बढ़िया निकल के आए, हमें यूएसए की फोर्स ने बहुत अच्छी हमारी सपोर्ट दी, और हमें तालिबानों ने बस निकालने के लिए भी सपोर्ट दी, और हमारी जो हिंदुस्तान की सरकार है बीजेपी, उन्होंने भी हमारे लिए प्लेन जो भेजा, उन्होंने बहुत अच्छी सपोर्ट दी। जिस तरह से शोक मेरे साथ है, और जिस दिक्कतों के साथ जो परेशानी पूरी सरकार ने यहाँ पर इनको यहाँ तक पहुँचाया, परिवार से मिले, परिवार खुश है, और पूरी धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को कि इस हालात में उन्होंने हमें अपने से मिलाया। वीडियो के साथ मुकम्मल दानिश, न्यूज बनेगा संबंध। हम लोग मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है आगरा में। हादसे में कुल 3 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं। वहां पर अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इधर कृष्णा त्यागी जुड़ गए हैं, वो बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। कृष्णा, वहां पर क्या अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है? जी मैं आपको बता दूं, मैं उस समय घटनास्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। यह घटना करीब 9:30 बजे की बताई गई थी। उसके बाद मौके पर स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से मलबे हटाकर लोगों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इस समय मेरे साथ ये पीछे लोग आप देख सकते हैं, ये काफी लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। लोगों से बातचीत करा देते हैं कि क्या घटना थी। मेरा नाम कुमार यादव है। इस समय मैं यहाँ पे निकल के जा रहा था, उस समय मतलब डीजे बज रहा था। हाँ, ऐसा लगा कोई प्रोग्राम चल रहा है, घर में चला गया। कितने लोग इसमें बताए, करीब भी अंदाज कम से कम 200 के आसपास करके ये लोग बता रहे हैं। करीब इसमें 200 लोग इसमें बताए जा रहे थे, जिसके चलते ही इसमें बड़ा हादसा हुआ है। करीब आप अंदाज लगा सकते हैं, जिसमें ये यहाँ पर डीजे पर करीब यहाँ पर बर्थडे पार्टी में करीब 200 लोग हैं, तो निश्चित तौर से भार ज्यादा हुआ होगा, जिसके चलते ये बड़ा हादसा सामने आया है। इन लोगों ने एक बड़ी जानकारी जरूर दी है कि करीब 200 लोग, जिसमें 15 लोग घायल भी बताए गए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। एक लड़का है, इसका चौधरी नाम है, जिनका बर्थडे था। उस बर्थडे में कई लोग आए थे, यहाँ इनवाइटी थे। इस बिल्डिंग में जब उनका प्रोग्राम चल रहा था तो एक गाटर पटिया का था, कोलैप्स हुआ है यहाँ पे। प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 15 लोग हैं जो कि घायल हैं। अलग अलग हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग शांति मांगलिक में हैं, कुछ लोग उपाध्याय में हैं, कुछ रेफर करके एसएन मेडिकल में हैं। एसएन मेडिकल प्रचार को वहाँ बताया गया है, सीएमओ साहब उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही सूचना आई, जो थाने यहाँ पे ताजगंज थाना, सबसे पहले उन्होंने रेस्पॉन्ड करके यहाँ पे, और जो आसपास के लोग हैं सबसे मिलके राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। अभी एक खबर आगरा से, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। लूट के मामले में वांछित है गिरफ्तार आरोपी। कब्जे से अवैध तमंचा और बाइक बरामद की गई है। जगदीशपुरा थाना इलाके से वांछित था आरोपी दीपक उर्फ दीपू। तो मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। वांछित था दीपक उर्फ दीपू। पुलिस ने इसे धर दबोचा है। इसके कब्जे से अवैध तमंचा और बाइक बरामद की गई है। तो मुठभेड़ में दीपक उर्फ दीपू घायल हुआ है। जगदीशपुरा थाना इलाके से इसे पकड़ा गया है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। जिस बदमाश को पकड़ा गया है ये वांछित था। 25,000 का इनामी बदमाश था दीपक उर्फ दीपू। खबर रायबरेली से, जिला अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आई है। ब्लड कैंसर के मृत मरीज का करते रहे इलाज। जिला अस्पताल में 2 घंटे पहले भर्ती हुआ था मरीज। इलाज के दौरान मरीज ने तोड़ा दम। शहर कोतवाली के जिला अस्पताल का है मामला। दरअसल कहा जा रहा है कि मरीज की मौत हो गई थी, उसके बावजूद भी इलाज का झांसा देकर इलाज करते रहे। दरअसल रुपए ऐंठने का मन बनाया था इन्होंने, ये आरोप लग रहा है। जिला प्रशासन की संवेदनहीनता सामने आई है। रायबरेली की यह खबर है। ब्लड कैंसर
कि मृत मरीज का इलाज किया जाता रहा, परिजनों को गुमराह किया गया, ये आरोप लग रहे हैं। परिजनों को बताया ही नहीं गया कि उस मरीज की मौत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रोहित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रोहित, विडंबना है कि पैसा लूटने के लिए इस तरह से संवेदनहीनता नजर आती है लोगों में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस हिसाब से अभी ये फिल्मों में कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसपे जो है मृत डेड बॉडी का जो है इलाज प्राइवेट अस्पताल में किया जाता, वहां पे पैसे के लालच में इलाज किया जाता था। लेकिन रायबरेली के जिला अस्पताल में असंवेदनशीलता की हदें उस वक्त पार हो गई जब सिर्फ लापरवाही के चलते जो है मृत मरीज का जो है इलाज वहां के जो है कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था। ये तस्वीर जब कैमरे पे कैद हो गई उसके बाद जो है वहां पे जिला प्रशासन जो अस्पताल प्रशासन वहां पे हड़कंप जरूर मच गया था। लेकिन इस तरह की तस्वीरें सामने आना जरूर ये हैरानी पैदा करता है कि वीवीआईपी जनपद रायबरेली को कहा जाता है और वहां का जो वीवीआईपी जनपद का जो जिला अस्पताल है वहां पे इस तरह की तस्वीरें सामने आई है कि मृत मरीज का इलाज किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो जिला अस्पताल प्रशासन को उसको कटघरे में जरूर खड़ा करता है कि आखिर मृत मरीज का इलाज किस लिए, क्या कैमरे के डर से उनका इलाज किया जा रहा था या फिर परिजनों को जो है पता न चल सके कि वो मृत हो चुका है इसलिए इलाज किया जा रहा था। ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे लापरवाह स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती या नहीं होती, ये बड़ा सवाल जरूर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। मामला ये कि मरीज जो है था, इनको खून की कमी थी तो ब्लड चढ़वाने के लिए यहाँ लाया गया था। तो करीबन 2 घंटे पहले इनको लाते ही पहले एडमिट ही नहीं कर रहे थे, फिर किया गया। उसके बाद इंजेक्शन लिखे, 2 इंजेक्शन 800 रुपये का, हम बाहर से लिया इंजेक्शन लगा इनको। तब मरीज बोल रहा था बकायदे, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 बार मैंने कहा कि ब्लड चढ़वाना है, बोले भी कोरोना जाँच होगी तो क्या होगी। उसके बाद मरीज लेटा था और अब देख रहे हैं आप खुद ही कुछ नहीं, कोई अब ऑक्सीजन लगाया गया उसको। मरने के बाद हाँ, इसके बाद कुछ नहीं हुआ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ था। पेशेंट ऊंचाहार क्षेत्र का था, राजेश कुमार नाम था और वो पहले से लंग कार्सिनोमा, लंग कैंसर का पेशेंट था जिसकी कैंसर मेटास्टेसिस हो चुकी थी और लीवर तक फैल चुका था। जब हमारे पास लाया वो तो जॉन्डिस और सीवियर एनीमिया मतलब खून की कमी और पीलिया के साथ आया था। ऑलरेडी उसका इलाज के कोई कागज़ नहीं थे, वो कहीं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे जिसके कोई कागज़ भी उनके पास उपलब्ध नहीं थे। जब हमारे पास लाया तो काफ़ी गंभीर अवस्था में था और उसको हमने तुरंत प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर एडमिट कर दिया था वार्ड में। सामने वार्ड में ही वो एडमिट था और मैंने अर्जेंट कॉल भी लिख दी थी। उसके दौरान ही, इलाज के दौरान फिर वार्ड में ही मेरे पास 6 बजे के आसपास सूचना आई कि उसको डिक्लेयर करना है। तो जब जाके देखा तो खत्म हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।